ए केस प्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस। इसमें जो है एक 44 साल का 44 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट जो है पदमपुरा 12 गांव के 12 डिस्ट्रिक्ट का गांव है पदमपुरा। ये तकरीबन कोटा से 85 या 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये मरीज मेरे पास आया 28 अप्रैल को यूनानी इलाज के लिए। वो तकरीबन पिछले 2.5 महीने से एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस में मुब्तला था। जब मरीज मेरे पास आया तो उसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग थी वो ये थी कि उसको बुखार लाक था, एब्डोमिनल पेन था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, नफके शिकम की शिकायत थी, नाउजिया वॉमिटिंग बार बार होती थी और लॉस ऑफ एपिटाइट भी था। इसके अलावा पेशेंट में जो है ड्रेनेज ट्यूब इंसर्ट की गई थी पेरी पैंक्रियाटिक कलेक्शंस के लिए, और उससे जो है डेली रोजाना 50 to 60 सीसी फाउल स्मॉलिंग गलीज किस्म का पस जो है मवाद जिसमें जो नेक्रोटाइट टिश्यूज थे वो भी उससे खारिज हो रहे थे। इसके अलावा किडनी फंक्शन भी डिटोरेट कर रहा था, एबनॉर्मल हो रहे थे, सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा था, इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आ रहा था, उसकी टीएससी लेवल बढ़ी हुई थी, और पेशेंट जो है उसको लिक्विड डाइट पे रखा गया था। इसके अलावा पेशेंट उस वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, बेड रिटर्न था, सिर्फ क़ज़ाए हाजत के लिए ही मरीज़ जो है वो उठता था, लेकिन उसमें भी उसकी सांस फूल जाती थी, वो ज़्यादा दूर चल नहीं पाता था, तो उसको सपोर्ट के ज़रिए से लेट बात कराया जाता था। उसका बदन का वज़न, उसका जो बदनी वज़न था वो तकरीबन 74 किलो से लेकर के 47 किलो पे आ गया था, यानी कि 27 किलो वज़न, 27 किलोग्राम वज़न जो है उसका वो घट गया था पिछले 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर। प्री ट्रीटमेंट जो रेडियोलॉजिकल जो एमआरसी की है, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियोपैंक्रियाटिक जो एक फाइंडिंग्स है वो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है पैंक्रियाज जो फाइंडिंग इसमें बयान की गई है वो ये तकरीबन 12 अप्रैल का है। मरीज मेरे पास 28 अप्रैल को आया था इलाज के लिए, ये 12 अप्रैल को लिया गया है। तो उसके अंदर बहुत ही क्लियर फाइंडिंग इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इंट्रा एक्स्ट्रा पैंक्रियाटिक हेट्रोजेनस कलेक्शंस 8.2 इंटू 4.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, और इसका जो वॉल्यूम है वो 90 to 110 सीसी, यानी कि ये जो है ये वॉल्यूम इतनी मिकदार में बस वहाँ इकट्ठा था, ये एमआरसीक्यू में विजुअलाइज किया गया। अच्छा, ये जो है खास तौर पर ये टेल और जो है बॉडी के हिस्से में पाया गया। अब इस केस की हिस्ट्री ऑफ पर्सिस्टेंट इलनेस क्या है? जब भी कोई मरीज आपके पास किसी डॉक्टर के पास आता है तो सबसे पहले प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन देखते हैं, और उसके बाद में फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस पे को अब जब आप देखेंगे तो इसमें 9 फरवरी को मरीज जो है मे बी अल्कोहल ड्रिंक की वजह से मरीज को एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की शिकायत हुई 9 फरवरी को, और वो 9 फरवरी को ही जो है ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एमबीएस कोटा में एडमिट हो गया। वहाँ पे इलाज उसका एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोस हुआ और फिर उसका इलाज शुरू हुआ, और तकरीबन 10 दिन तक इसका इलाज चला, 20 फरवरी तक, बट नो रिलीफ। वहाँ पे उसको कोई खास आराम मिला नहीं। उसके बाद में फिर 21 फरवरी को मरीज को हाई ग्रेड फीवर, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिस्निया के सांस उसका फूलने लगा और जो है बेचैनी होने लगी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने लगे। तो मरीज को 21 फरवरी को ही जो है जीवन रेखा हॉस्पिटल जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया, और वहाँ पर जब उसकी जो है जो डायग्नोसिस हुई वो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस, एसाइटिस, बायलेटरल प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो 10 दिनों में इलाज नहीं हो पाया वो इन 10 दिनों में क्या है वो कॉम्प्लिकेशन में डेवलप हो गया, और ये कॉम्प्लिकेशन बहुत ही सीवियर किस्म का था जिसमें कि जान बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहां पे तकरीबन 4 मार्च तक, 21 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक उसका इलाज चला, और उन 15 दिनों में एसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन तो रिजॉल्व हो गया, यानी कि वो उसका इलाज सक्सेसफुली हो गया, लेकिन एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस परसिस्ट कर रहा था, और उसके लिए जो है जो नेक्रोटाइज टिश्यूज थे उसको निकालने के लिए ड्रेनेज ट्यूब को जो है वो प्लेस कर दिया गया, लगा दिया गया मरीज के अंदर। उसके बाद में फिर 4 मार्च में मरीज को जो है डिस्चार्ज कर दिया गया दवाओं को दे करके। जब कंडीशन स्टेबल हुई
तो उनको जो डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद में फिर जो है 11 अप्रैल को फिर परेशानी हुई, एब्डोमिनल पेन, नाज़िया, वोमिटिंग, फीवर, लासा रेबिटाइड की। तो फिर 11 अप्रैल को मरीज को दोबारा एडमिट किया गया और वहां पर भी यही एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेंक्रेटाइटिस का इलाज कंटिन्यू किया गया। 17 अप्रैल तक मरीज उसी सेम हॉस्पिटल में जो है एडमिट रहा, इलाज चला और उसके बाद में 17 अप्रैल को डिस्चार्ज कर दिया गया। 17 अप्रैल के बाद मैं जब वापस घर आया तो फिर 23 अप्रैल को फिर उसकी कंडीशन बिगड़ी और फिर वही शिकायत, एब्डोमिनल पेन, नाज़िया, वोमिटिंग, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट की शिकायत हुई। और उसके साथ ही साथ एक जो है उसका जो रीनल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी डेवलप होने लगे, सीरम क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लगा और फिर मरीज को वहाँ एडमिट किया गया 3 दिन तक 25 अप्रैल तक। अब 25 अप्रैल के बाद में फिर मरीज को वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल हुई तो वहां से डिस्चार्ज कर दिया गया। 25 अप्रैल के बाद में मेरे पास मरीज 28 अप्रैल को आया। अब 28 अप्रैल में जब मरीज मेरे पास आया तो ये बार बार तकरीबन हमारे ख्याल से 2 से ढाई महीने के बीच में तकरीबन 1.5 महीने तक मरीज हॉस्पिटलाइज ही रहा होगा और इसमें जो है कोई बहुत ज्यादा उम्मीद उसको दिख नहीं रही थी। बहुत ही ज्यादा कॉस्टली एंटीबायोटिक भी दिए जा रहे थे, इन्फेक्शन लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा था और जो है रीनल कॉम्प्लिकेशंस भी जो है डेवलप होने लगे थे। तो मरीज जो है फिर मेरे पास आया एक उम्मीद लेकर के कि शायद यूनानी ट्रीटमेंट से कुछ इलाज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब मरीज को मैं जो है जब मॉडर्न मेडिसिन का बहुत अच्छा रिस्पांस ना आ रहा हो तो ऐसी सूरतों में कंबाइंड थेरेपी यानी कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हुए यूनानी ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। ये मेरा एक जो है पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है और ये ओपिनियन भी है। तो मैंने जो है इस केस में मैंने जो नुस्खा तजवीज़ किया उसकी डिजीज़ को पढ़ा, डिजीज़ की माहियत को देखा, कॉम्प्लिकेशन को देखा और उसका जो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो मैंने मुरतब किया। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही है जो मैंने अभी आपको बताया एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के केस में, उसकी कॉम्प्लिकेशन वारजात को सामने रखती हुई है। तो उसमें जो नुस्खा मैंने तजवीज़ किया वो एक नक्वे शात्रा का नुस्खा था। इसके साथ साथ अर्के मको, अर्के कासमी, अर्के बादियान, जिगरोल। नक्वे शात्रा में शात्रा 5 ग्राम, चिरायता 5 ग्राम, सरफू का 5 ग्राम, गुले मुंडी 5 ग्राम, उन्नाब 5 अदद, संदत सुर 5 ग्राम, हलील अस्या 5 ग्राम। ये तकरीबन 35 ग्राम्स होते हैं। इसको 100 ml गर्म पानी में रात में सोते समय भिगोने के लिए कहा गया और सुबह उसको मलछान करके उसका जो निथरा हुआ पानी है, नुकू है, फिसादा है, फिसादे की शक्ल में उसको दिया गया और फिर शाम में इसी तरह से इस नुस्खे को रिपीट करने के लिए कहा गया। तो सुबह शाम नक्वे शात्रा दिया गया और सुबह शाम ही जो है अर्के मको 50 ml, अर्के कासम 50 ml भी खाली पेट देने के लिए कहा गया। अर्के बादियान 50 ml खाने के बाद में देने के लिए कहा गया। जिगरोल टेबलेट जो है खाने के बाद 2 टाइम जो है देने के लिए तजवीज़ किया गया। अब इन दवाओं का रिजल्ट क्या रहा? तो 7 दिन के बाद में जो रिजल्ट आउटकम जो रिकॉर्ड किया गया वो ये था कि बुखार, पेट दर्द, नाज़िया, वोमिटिंग बिल्कुल ही गायब हो गई और उसका जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन था, ब्लोटिंग था, वो भी काफी हद तक कम हो गया। एपेटाइट जो पिछले 2-2.5 महीने में बिल्कुल ही नहीं लग रही थी, एपेटाइट उस पर खुल गई, भूख उसको आहिस्ता आहिस्ता लगने लगी। और खास तौर पर सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा वो जो डेनिश ट्यूब डाला गया था उससे जो पस डिस्चार्ज हो रहा था तो उस पे जो है काफी फर्क पड़ गया। 20 से 25 सीसी ही पे आ गया और ये जो पस था वो कंसिस्टेंसी भी पतली हो गई और उसका बदबू भी कम हो गया। और इसके अलावा सीरम क्रेटिनिन टीएलसी लेवल उसका नॉर्मल हुआ। टीएलसी लेवल पहली बार उसका तकरीबन 8000 के आसपास आया, जबकि इससे पहले जब भी वो मरीज जांच कराता था तो 12,000, 15,000, 16,000, 18,000, 21-22,000 तक भी पहुंच गया था। उसके बाद में फिर 30 मई 2024 को फिर ये दोबारा इसका रिजल्ट रिकॉर्ड किया गया। तो मरीज जो है वो बिल्कुल रेगुलर डाइट पे आ गया, यानी कि दाल, रोटी, चावल सब वो खाने लगा और उसकी जो फिजिकल जो यानी कि जो जिस्मानी कुव्वत थी वो बहाल हो गई और मरीज चलने फिरने लगा, यानी कि तकरीबन 1 महीने के इलाज के बाद में। उसके बाद में फिर 30 जून को यानी 2 महीने के इलाज के बाद में दोबारा उसका जो है आउटकम रिजल्ट रिकॉर्ड किया गया। तो उस वक्त जो है डेनिश ट्यूब बिल्कुल ही निकल चुका था, उसकी जरूरत चुकी थी नहीं, बस आ नहीं रहा था तो उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद में उसी के साथ साथ नक्वे शात्रा की भी जरूरत नहीं रही, नक्वे शात्रा को स्टॉप कर दिया गया। लेकिन बाकी जो दवाएं थी यानी कि अर्के मको, अर्के कासनी
और अर्केबादियान, जिगरोल, ये 4 दवाएं जो है कंटिन्यू रखी गई। तो पेशेंट का जो हेल्थ था वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर गया। और उसके बाद में 7 सितंबर को दोबारा सोनोग्राफी कराई गई, तो ये देख करके बड़ी हैरत हुई कि उसकी जो है जो पैंक्रियाज था वो बिल्कुल जस्ट नॉर्मल नजर आया। और वो सिर्फ एक ही नहीं बल्कि जो है 2 डिफरेंट डायग्नोस्टिक सेंटर से उसको कंफर्म किया गया। और उसमें अब आप ये देख सकते हैं कि 7 सितंबर 2024 को आप ये देख सकते हैं कि पैंक्रियाज इज नॉर्मल इन साइज एंड इकोस्ट्रक्चर, नो फोकल लीजन सीन, द पैंक्रियाटिक डक्ट इज नॉट डायलेटेड। जो पैंक्रियाज जस्ट नॉर्मल नजर आया। अच्छा, इसमें हम एक चीज ये बताना चाहते हैं कि पैंक्रियाज के अंदर जो है स्टेलेट सेल्स होते हैं जो एक्यूट निक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस के बाद में जो है ये सेल्स यानी कि स्टेलेट सेल्स जो है वो रीजनरेट कर देते हैं। ये अभी एक रिसर्च पेपर मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दें कि ये क्यों नॉर्मल नजर आया। अब डिस्कशन का मतलब ये है कि ये जो दवाएं हमने दी तो इसमें पॉसिबल इम्कानात क्या हैं, क्यों मरीज को इतना जबरदस्त फायदा या जबरदस्त जो है वो मौसर जो है नतीजा निकल के आया। तो उसकी वजह यह है कि जो दवाएं हमने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग दी थी, उन्हीं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को सामने रखते हुए जब हम जो दवा हमने दी, जो नुस्खा हमने तजवीज़ किया, इसको जब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि शहतरा, किरायता, सरफोका, गुलेमुंडी, उन्नाव, संदसुर, खलील अस्या, मकपुत, मेकासनी ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रखते हैं। और इनके एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन की वजह से वर्मी कैफियत जो है वो तहलील हो गई। इसके अलावा शहतरा, चिरायता, सरफोका, गुलेमुंडी, संदसुर एनाल्जेसिक एक्शन रखता है। शहतरा, चिरायता, सरफोका, तुख्मे कासनी, बादियान ये डाययूरेटिक एक्शन रखता है, जो फसाते दम के केस में जो है एज ए इस्तिफराग या तनकिया बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ करता है। इसके अलावा उन्नाब, संदसुर, तुख्मे कासमी ये एंटीबिलियस दाफे सफरा प्रॉपर्टी रखते हैं। जिगरोल, शहतरा, सरफोका, गुलेमुंडी, उन्नाब, तुख्मे कासनी हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी रखती है। इसके अलावा ब्लड प्योरीफायर के तौर पर शहतरा, चिरायता, सरफोका, गुलेमुंडी, उन्नाब यूज किया गया, जो नुकोए शहतरा का अहम हिस्सा है, अहम जुज है। और चिरायता, सरफोका, उन्नाब, हलीला स्या एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी रखता है। शहतरा, सरफोका, गुलेमुंडी, उन्नाब, लीला स्या ऑन हीलिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। तो ब्लड प्योरीफायर, एंटीबैक्टीरियल ऑन हीलिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये ऐन मुमकिन है कि उसका जो नेक्रोटाइजिंग जो नेफ्रोटाइटिस था वो सही हो गया। और इसके अलावा जो है सरफोका, गुलेमुंडी, उन्नाब ये इम्यून एनहांसर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सरफोका, गुलेमुंडी, तुख्मे कासनी नेफ्रोप्रोटेक्टिव भी है, तो मुमकिन है कि इसकी वजह से यानी कि सरफोका, गुलेमुंडी, तुख्मे कासनी के यूज की वजह से उसका जो रीनल फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो गया, इसलिए यानी कि सीरम क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल हो गई। इसके अलावा चिरायता, गुलेमुंडी, हलीला स्या, संदल सुर यह हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी भी रखता है, तो इसकी वजह से क्या है उसका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ नहीं रहा था, वो मेंटेन का। अब कंक्लूजन, ये जो दवाएं मैंने दी हैं एक्यूट निक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस के केस में, उसका कंक्लूजन ये है, खुलासे कलाम ये है कि एक्यूट निक्रोटाइजिंग पैंक्रेटाइटिस जो वो यूनानी दवाओं से सक्सेसफुली ट्रीट हो गया। और अब इसमें मेरा एक सजेशन भी होता है कि जो है अगरचे इमरजेंसी एक्यूट क्रिटिकल कंडीशंस जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन से ही इलाज करना चाहिए, लेकिन अगर जो है एलोपैथिक मेडिसिन रिस्पॉन्ड नहीं दे रही हैं और मरीज का बचना नामुमकिन हो, मरीज की जान जाना नामुमकिन हो, तो ऐसी कंडीशन में मरीज की जान बचाने के लिए कंबाइंड थेरेपी के तौर पर यूनानी मेडिसिन भी दिया जा सकता है। मैंने इस अप्रोच को कई जो है बीमारियों पे अप्लाई किया, खास तौर पर उसमें कुछ बीमारियां काबिल हैं जैसे स्ट्रोक, पैरालिसिस, पल्मोनरी कॉल्स, इंटेस्टाइनल, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, क्रोनिक किडनी फेलियर, क्रोनिक हार्ट फेलियर के केसेस में मैंने जो है यूनानी ट्रीटमेंट को दिया और बहुत ही खातिर खा मुझे फायदा नजर आया। और एक पोस्ट ट्रॉमेटिक सर्वाइकल माइलोपैथी मैंने तकरीबन 3-4 साल पहले एक केस को मैंने हैंडल किया था, इलाज किया था और काफ़ी मौसर पाए। इसमें तो मैंने सिर्फ यूनानी
दवा ही इस्तेमाल किया था, उसके साथ कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो नहीं चल रही थी। जब ऐसे केसेस में जब आप देते हैं जो है सीवियर केसेस में या एक्यूट केसेस में जब यूनानी मेडिसिन दिया जाता है, तो यूनानी मेडिसिन के कई फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि इम्यून सिस्टम इनहांस कर जाता है, तो वो दवाओं की जो असर पुजीरी होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा मरीज जो है डिजीज से बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इसके अलावा जो है आर्गन, दूसरे आर्गन भी एलोपैथिक जो मेडिसिन हैं उसके साइड इफेक्ट से प्रोटेक्ट हो जाते हैं, खास तौर पर लीवर, किडनी वगैरह। ये केस स्टडी मेरी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पब्लिश हुई अल्लाह के फजल से, उसको आप देख सकते हैं। प्रेस नोट, ये तकरीबन 8 कंट्रीज में ये चलता है, ये पब्लिश होता है, तो 8 कंट्रीज के लोग इसको पढ़ते हैं। और ये प्रेस नोट हिंदी वर्जन है। इसके अलावा दैनिक डिजिटल भास्कर पत्रिका ये निकलता है, जयपुर से प्रकाशित होता है, और जावास पत्रिका ये कोटा से